बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरे जो को होस्ट हैं, मेरे जो साथी हैं, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। एज़ वी ऑल नो, कभी कभार ट्रैफिक की वजह से हमें देर सवेर हो जाती है, तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम चूँकि टाइम पे स्टार्ट करना ज़रूरी है, आपको हमारा इंतज़ार होता है, इसलिए प्रोग्राम वक्त पे ही शुरू करते हैं। नजम हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। मेरे गले और मेरे आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ़्लू जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ोर पकड़ रहा है। तकरीबन हर जगह ही फ़्लू फैला हुआ है और इसका जो दौरानिया है वो भी तकरीबन एक हफ़्ते से पहले तो ये कहीं नहीं जा रहा। सो चाहे हम जितनी भी एहतियात बरतने को आपको भी कह रहे हैं, हम डेफिनेटली ख़ुद भी बरत लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूल चूक भी हो जाती है और इंसान वैसे भी बीमार हो ही जाता है। ये भी एक इंसानी रूह की जो है वो सफाई के काम जो है सर अंजाम देता है। सो बीमारी से आपने घबराना नहीं है, बस एहतियात आपने फिर भी करनी है। ज़्यादा एसी में भी नहीं बैठना, और अगर आप बैठ गए हैं तो निकलने से पहले थोड़ी देर पहले एटलीस्ट आप एसी को बंद कर दें, ताकि टेम्परेचर जो है वो आपको बाहर का और अंदर का इतना ज़्यादा डिफरेंस फील ना हो। और आपकी जो, क्योंकि मेरे साथ कल ऐसे हुआ था कि मैं कहीं जा रही थी और मैं एक एसी वाली गाड़ी से उतरी जो है, और जब बाहर का मौसम था वो बहुत ही गर्म था, फिर ज़ाहिर है मैं एकदम से ऑफिस में इंटर हो गई तो फिर वहाँ एसी चल रहा था, और फिर वापसी पे भी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं जैसे ही निकली तो मैंने राइड जो कराई थी वो तो एसी वाली कराई थी, बट उसमें एसी ख़राब था। चार्ज उसने मुझे एसी का ही किया, लेकिन उसमें एसी ख़राब था, जिसकी वजह से मैं चूँकि एसी से ही निकल के आई थी और एकदम से गर्मी और फिर लंबा रास्ता था, तो उसकी वजह से जो मेरा सर पकड़ा गया था, यकीन करें वो रात तक ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था जैसे शायद मैं अभी गश खा के गिर जाऊँगी। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। जब भी आप बाहर निकलने की कोशिश करें तो कोशिश करें एसी से थोड़ी देर पहले ही निकल के किसी ऐसे कमरे में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। और फिर जाते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि पानी अपने साथ ज़रूर रखें। और अगर खुदा न ख़ास्ता में ये तरह हो ही गया है आपको फ़्लू, तो फिर आपने कहवे का इस्तेमाल करना है। कहवे में अदरक डाल के तो मतलब पीते ही रहना है, क्योंकि इसी से ही तीसरी चीज़ ये कि ना ड्राइनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कि मतलब मेरी नाक शायद ज़ख्मी हो जाए, हालांकि इट्स नॉट रनी नोज़ भी नहीं है, बट उसके बावजूद जो है सिर्फ और सिर्फ खुश्की ही ज़्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है वैसे भी, और हम स्वेट जब करते हैं तो वैसे ही बॉडी की जो नमकियात है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें और घर पे ही बनाएं, लेकिन ज़्यादा ठंडी करके फिर भी ना पिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हमारे पास न्यूज़ सेगमेंट में पहली न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान के IT के शोबे से रिलेटेड है। पाकिस्तान के IT शोबे ने बरामदात में नई तारीख रकम कर दी है। कैसे जी? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के IT बरामदात माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड $4.5 अरब तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता माली साल के $3.475 अरब के मुकाबले में तकरीबन 29% ज़्यादा है। IT बरामदात में इजाफे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर बतौर सर्विस और गेमिंग शोबों की तरक्की से मदद मिली है। पाकिस्तानी IT कंपनियों ने जापान, सिंगापुर समेत एशिया पैसिफिक मार्केट्स में रसाई बढ़ाकर बरामदी आमदनी में इजाफा किया है। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो टेक इदारे हैं, उनकी नई आलमी मार्केट्स में तोसी ने IT बरामदात के फ़रोग़ में एक अहम किरदार अदा किया है। माहिरीन के मुताबिक उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती आलमी और मार्केट्स में तोसी IT बरामदात में इजाफे का अहम सबब है। पाकिस्तान के IT और डिजिटल सर्विसेज में पेशरफ्त आलमी मार्केट्स में बढ़ते एतमाद और मजबूत होते मुआशी रवाबित की अक्कासी करती है। जब भी हम IT की बात करते हैं, सो जितना दुनिया जो है वो ज़्यादा डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज वर्ल्ड की तरफ जा रही है, उतनी हमारी भी कोशिश है कि पाकिस्तान भी पीछे ना रहे। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है उसको उजागर करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, और इसके लिए हम दूसरे ममालिक के साथ MOUs भी साइन कर रहे हैं। उनके बाहिमी इश्तराक से IT के शोबे में हम मज़ीद तब्दीलियाँ भी लेकर आ रहे हैं, जिद्दत भी लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस IT के ज़रिए से ही हम जो अपनी बरामदी आमदनी है उसमें मज़ीद इजाफा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमेरिका में कत्ल किए गए 6 साला फ़लस्तीनी बच्चे के नाम से
सड़क मंसूब कर दी गई है। अमरीकी रियासत इलिनॉय में एक सड़क का नाम 6 साल फ़लस्तीनी निजात अमरीकी बचे वदी अल-फ़योमी के नाम पर रख दिया गया है, जिसे अक्टूबर 2023 में एक नफरत अंगेज़ हमले में कत्ल कर दिया गया था। तकरीब के दौरान मकामी हुकाम, कम्युनिटी रहनुमाओं और मकतूल बच्चे के अहल खाना ने भी शिरकत की। सड़क को वदी अल-फ़योमी लिटिल पैलेस्टाइन वे के नाम से मंसूब किया गया ताकि बच्चे की याद को ज़िंदा रखा जा सके और नफ़रत पर मबनी जो जराइम हैं जो मुल्क के अगर किसी भी कोने में हो रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे हैं, उन जराइम के ख़िलाफ़ एक अलामती पैगाम दिया जा सके। जब भी इस तरह के कोई हमें इनिशिएटिव नज़र आता है जिसमें हम जराइम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई आवाज़ उठाने या कोई ऐसा एक चीज़ करने की कदम उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक अलामत के तौर पे जो है एक सिंबल के तौर पे रखा जा सके, सो एक अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि एक तो ये है कि उस चीज़ से जो मंसूब इंसान होता है या जो सानिया होता है उसको याद रखा जा सके और जो जराइम का जो उससे एक ताल्लुक़ है उसको ख़त्म करने पर भी जो है लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पायलट ने आसमान पर क्या लिखा। आई एम बोर्ड, मतलब मैं और नजम पिछले कुछ दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इवन 4-5 साल के बच्चे जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब एक पायलट ने जी आसमान पर आई एम बोर्ड लिख दिया। मतलब भाई आप पायलट हो, आप अपने काम पे काम रखो, अगर आप काम नहीं करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जहान फानी से ही रुखसत हो जाए। हर अनोखी परवाज़ का नक्शा जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया। बरतानिया में एक तैयारे के पायलट ने टेस्ट फ्लाइट के दौरान अपने रूट से आसमान पर आई एम बोर्ड में मैं बोर हो रहा हूँ बेसिकली लिख दिया, जिसका फ़्लाइट पैटर्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और एक तवज्जो का मरकज़ वैसे ही बन जाते हैं। जो भी सोशल मीडिया पर ना थोड़ी गैर मामूली चीज़ होती है वो वैसे ही ऐसे चुटकी बजाते वायरल हो जाती है। फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर इस परवाज़ का गैर मामूली और दिलचस्प नक्शा सामने आने के बाद सार्फिन की जानिब से इस पर तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से ऑपरेशंस मैनेजर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि गालिबन पायलट टेस्ट फ्लाइट के तवील वक्त के दौरान बोरियत का शिकार हो रहा था, इसीलिए उसने अपना दिल बहलाने के लिए परवाज़ के रास्ते से ये अल्फाज लिखे। उन्होंने पायलट की जो मामूली सलाहियत है उन्होंने इसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आसमान पर इतनी दुरुस्तगी और महारत के साथ अल्फाज बनाना कोई आसान काम नहीं, जो पायलट की पेशा वराना महारत को ज़ाहिर करता है। और मतलब मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि भाई वो इस वक्त फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव पे थे, लेकिन अगर वो इतने माशाल्लाह से माहिर थे कि वो टेस्ट ड्राइव के दौरान ही इतनी अच्छी जो है तरह से उसको लिख पा रहे हैं, क्योंकि वाकई में इट्स नो जोक, आप आसमान पे वैसे ही होते हैं। तो आप अगर सिर्फ बैठे हुए भी होते हैं तो एक खौफ सा तारी होता है, लेकिन अगर ही वाज दिस मच कॉन्फिडेंस कि वो बता सके पूरी दुनिया को कि अच्छा मैं फ़्लाइट में तो हूँ लेकिन मैं बोर हो रहा हूँ, सो आई थिंक या ही वाज वेरी टैलेंटेड और इसको सराहा गया है। एशियन अंडर 18 की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो है वो जारी है। पाकिस्तान का मुसलसल तीसरी फतह जो है अपने नाम की है, अपनी ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान का जो स्कोर था अगर उसकी बात करें तो 19-25 और 23-25 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस जीतकर ग्रुप सी में पहले पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तानी टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। पाकिस्तान ने इससे कबल पहले मैच में किर्गिस्तान और दूसरे मैच में काज़ाकिस्तान को शिकस्त दी। सो इस तरह जो है तो हम फाइनली ग्रुप सी के जो तीनों मैचेस थे वो जीत चुके हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्रिया लम्हा ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं माइकल जैक्सन की बायोपिक ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का हिस्सा अबूर कर लिया है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल करते हुए $1 अरब से ज़ायद की कमाई का तारीखी संग-ए-मील अबूर कर लिया है। रिलीज़ के सिर्फ 12 हफ्तों में फिल्म ने दुनिया भर में $1.001 अरब का बिजनेस करके बायोपिक फिल्मों की जो तारीख है, जितनी अब तक बायोपिक बन चुकी है, उनमें इसने एक मुनफरिद और नई मिसाल कायम की है। बॉक्स ऑफिस अदाद शुमार के मुताबिक फिल्म की मजमूई आमदनी में
$629.8 मिलियन बैरूनी मुल्क, जबकि $371.8 मिलियन शुमाली अमेरिका से शामिल हुए हैं। और इनको इतने जो बेसिकली ये इतनी जो एक आमदनी है इनको यहाँ से हासिल हुई है। इस गैर मामूली कामयाबी के बाद माइकल बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का हिस्सा अबूर करने वाली दुनिया की पहली बायोपिक जो फिल्म है वो बन गई है। अब जिन जिन्होंने देखी है, मैंने अभी तक नहीं देखी और मुझे बहुत शौक़ हो रहा है कि मैं देखूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं असल में देखना चाह रही थी कि इंसान जाए, ज़रा चिल भी करे, ज़रा सिनेमा का विज़िट भी हो जाए, क्योंकि बड़े अरसे से हम लोग सिनेमा का रुख नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई वो वैल्यूएबल जो है वो चीज़ हमें मिलती नहीं है कि जो फैमिली के साथ बंदा जाके इंजॉय कर सके। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियली वांट टू एंजॉय दिस मूवी विद माई फैमिली। सो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक जितना जितना मैं वेट कर रही जा रही हूँ उसके हवाले से कोई ना कोई हमारे पास न्यूज़ भी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं आयरन मैन की पहली झलक वाला कॉमिक रिकॉर्ड कीमत में फ़रोख्त। मार्वल कॉमिक्स जो है वो आपने भी देखी होगी, उसके मशहूर जो सुपर हीरो है आयरन मैन की पहली झलक पेश करने वाला असल कॉमिक आर्ट वर्क रिकॉर्ड उसमें फ़रोख्त हुआ है। और कितने में हुआ है जी? 38,75,000 अमरीकी डॉलर में नीलाम हो गया। मतलब सीरियसली लोग जो हैं वो कितने क्रेज़ी होते हैं ना, ये आप देख सकते हैं। हेरिटेज ऑक्शंस के मुताबिक फ़नकार डॉन हैग का तैयार करदा ये असल आर्ट वर्क मार्च 1963 में शाया होने वाली टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 29 के पहले सफ़े पर मौजूद है, जिसे जुम्मा के रोज़ नीलाम किया गया था। हेरिटेज ऑक्शंस की न्यूयॉर्क में कॉमिक्स और कॉमिक आर्ट के डायरेक्टर जो मिनारियो ने कहा है कि इब्तदाई मार्वल कॉमिक्स के ऐसे असल सफ़ात इंतहाई नायाब हैं और जब भी इनमें से कोई मार्केट में आता है तो ख़रीदार जो है वो गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। और बिलाशुबा मतलब इतने पैसों में उन्होंने ख़रीदी है तो ये गैर मामूली दिलचस्पी ही हुई। उन्होंने बताया कि नीलामी के दौरान 6 बोली दहंदगान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और बोली $30 लाख से तजावज़ करने के बाद भी बढ़ती रही। इस फ़रोग़ के साथ असल कॉमिक आर्ट के किसी भी नमूने की सबसे ज़्यादा कीमत का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। इससे कबल ये रिकॉर्ड $33,60,000 अमरीकी डॉलर का था, जो 1984 में मार्वल सुपर हीरो सीक्रेट वॉर्स नंबर 8 में स्पाइडरमैन के स्याह लिबास की पहली झलक पर मबनी को दिया गया था। इतने में फ़रोख्त हुई थी। मतलब मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि जब हम क्रेज़ी होते हैं ना, वो फ़ैन क्रेज़ जो होता है वो फिर इंतहा को छूता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब इतने पैसे खर्च करके आप ये ले रहे हैं, लेकिन वो वही बात है, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और आप शौक़ हो तो फिर चीज़ें बहुत, लेकिन उसके लिए आई थिंक जेब भी आपको इजाज़त देनी ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। अमरीकी गुलकारा है टेलर स्विफ्ट, कौन उनको नहीं जानता, उनकी शादी की तकरीब से जमा जो कचरा है वो भी महंगे दामों फ़रोख्त होने लगा। कैन यू बिलीव दिस नाउ? दिस इज़ समथिंग कि मतलब इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता ना कि मतलब किसी की शादी, ठीक है माना कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लोग जो हैं वो उनकी गायकी पे मरते हैं, बट फिर भी उनकी शादी की तकरीब से जमा होने वाला कचरा अब हम वो भी बेचेंगे और लोग उसको ख़रीदेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अमरीकी आर्टिस्ट ने गुलकारा टेलर स्विफ्ट की शादी के मुकाम पर बाहर से जमा किया गया कचरा महंगे दामों बेच दिया। न्यूयॉर्क के एक आर्टिस्ट जस्टिन गंगांग ने गार्डन के सड़कों से ये अशिया जमा की जो इस वक्त मैडिसन स्क्वायर गार्डन में टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी की तकरीब जारी थी। फ़रोख्त के लिए पेश की गई अशिया में बोतलों के ढक्कन, कैंडी, पुलिस की वार्निंग टेप, स्ट्रॉ, बर्तन और एक एयरपॉड भी शामिल था। इनमें हर चीज़ की कीमत $25 थी। ये तमाम अशिया 24 घंटों के अंदर अंदर फ़रोख्त हुए। अब आप ही मुझे बताएं कि मतलब कचरा कौन ख़रीदता है? कोई आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि कचरा कोई ख़रीदेगा, लेकिन जो फैंस होते हैं भाई, वो फैंस होते हैं, वो बिल्कुल ही फैंस होते हैं ना। मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस कि कोई कचरा ख़रीदेगा, वो भी $25 में। लेकिन एनी हाउ दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको खबर शेयर करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल, स्पेन ने फ्रांस के ख्वाब को चकनाचूर करके फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के
पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, सबने ही देखा। फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। सॉकर डेलस में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में स्पेन की टीम इब्तदा ही से फ्रांस पर हावी दिखाई दी और अपनी मजबूत हिकमती अमली के बायस कामयाबी हासिल करने में कामयाब भी रहा। और मेरे ख्याल से 2-0 मतलब बिल्कुल ही सिर्फ उन्हीं की साइड पे ही गेम जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक रही। लेकिन ये गेम कोई आसान गेम नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने देखी है उनको पता चला होगा कि जी पहला गोल 24वें मिनट में हुआ था और उसके बाद जो सेकंडवा गोल था वो 58वें मिनट में गेंद को डालकर में पहुंचाकर अपनी टीम के बरतरी मज़ीद मुस्तहकम करते हुए ये फ़तह जो है वो अपने नाम की। लेकिन आप सोचेंगे 24वें मिनट पे पहला गोल हुआ और 58वें मिनट पे दूसरा गोल हुआ, तो मतलब कि इतनी आसानी से उन्होंने उनको भी जीतने नहीं दिया। लेकिन फाइनली खैर स्पेन ने आखिरी बार 2010 में फ़ाइनल खेला था जहाँ वो आलमी चैम्पियन बनने में कामयाब हुआ था। ये स्पेन का वर्ल्ड कप तारीख़ में दूसरा फ़ाइनल होगा। दूसरी जानिब फ्रांस की टीम मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। सेमीफाइनल में ही उसका सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाता है। अब जहाँ पे स्पेन जो है वो अफसरदा नज़र आएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ खुशियाँ भी हमें देखने में मिल रही है। सेमीफाइनल हमने देख लिया है, लेट्स सी आगे जो है वो हमें क्या नज़र आता है। अब वर्ल्ड कप 2026 का जो दूसरा सेमीफाइनल है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा, तो लेट्स सी अर्जेंटीना और इंग्लैंड में कौन जीतता है। उसके बाद होगी फाइनल की तैयारी। और जो वैसे फ़ुटबॉल को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि हाय हाय वर्ल्ड कप ख़त्म हो रहा है, पर फाइनली जो चीज़ शुरू होती है उसे ख़त्म तो होना ही होता है। और इस तरह हमारा भी न्यूज़ का सेगमेंट ख़त्म हुआ जाता है। छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अमेरिका ईरान कशीदगी और ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे, जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। दोबारा से ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं और फुटेजेस भी सामने आई हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने उर्दन की आवाम से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करें। उनका कहना था कि इन अड्डों के खात्मे से फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत और ख़ित्ते में अमन के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़ह किया कि ईरान को उर्दन या उसके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है और वो उर्दन के अवाम का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का ऐलान किया। उनका कहना है कि अमरीका ईरान की फ़ौजी सलाहियतों और अहम तनसीबात को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान भी मौजूद है। अब ये मुआहदा कैसा होगा कि एक तरफ मुआहदा चल रहा है, डीलिंग्स हो रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज आर इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी सिचुएशन जूं की तूं है। उस तरीके से फुल फ्लेज वॉर तो नहीं है, लेकिन इस वॉर के भी असरात पड़ रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। चाहे मशरिक़ वस्ता की हम बात करें, चाहे किसी भी मुल्क की बात करें, तो एनर्जी क्राइसिस और पेट्रोल प्राइसेस की वजह से बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जब ईरान के साथ मुआहदा होना है, ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की राय है कि ईरान अभी भी विन विन सिचुएशन पर है और अमरीका को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अमरीका की जानिब से भी हमले जारी हैं और ईरान की जानिब से भी हमले जारी हैं। ये मामला कब और कैसे रुकेगा, इसी के ऊपर आइए बात करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो रह चुकी हैं स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और सीनियर आईआर एक्सपर्ट भी हैं। शी इज़ एक्स एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। वी हैव विद अस थ्रू वीडियो लिंक ज्वाइनिंग मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगी। मैम, ये मसला जूं का तूं है, ये कब आके रुकेगी सूरत हाल? इसमें किसको इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को या अमेरिका और ईरान की जानिब से अपनी जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है अपना रुख? मैडम के साथ शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम उनको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे नजम, अगर इस पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो इससे पहले हमें अब सिर्फ स्टेटमेंट्स मिलती थी, चाहे वो ईरान की तरफ से चाहे वो अमेरिका। कल बड़े अरसे बाद जो है उनका ईरान का पार्लियामेंट में फाइनली लोगों की प्रेजेंस हुई और बड़े नारे लगे हैं। जी मैडम नाइला, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल मौजूद हूँ।
मैडम पूछना चाहेंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये कशीदगी रोज़ बरोज़ जो है वो तूल पकड़ रही है, मज़ीद ज़्यादा होती जा रही है, इससे खित्ते पर भी बहुत जो है वो असरात पड़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कशीदगी दोबारा मजबूत और ज़्यादा तेज़ होने की वजूहात क्या सामने आ सकती हैं या हैं? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और आपके पैनलिस्ट को भी बहुत सलाम। देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हमें समझनी चाहिए। ये आप देखिए, जेडी वैंस साहब ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में निगोशिएट किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो प्रेशर आ रहा था उसको रिलीज करना चाह रहे थे और टाइम लेना चाह रहे थे कि मजीद तैयारी के साथ एक भरपूर जंग कर सके। तो उनकी नियत मुफाहमत की नहीं थी, बाइंग टाइम की थी। और ईरान इस बात को समझता है कि ईरान पहले सीज फायर के खिलाफ था। ईरान जंग बंदी की चाहता था, पॉज को नहीं चाहता था, जबकि इजराइल और अमेरिका पॉज चाहते थे कि उनको टाइम मिल जाए कि वो दोबारा भरपूर जंग कर सके। बिल्कुल। तो मैडम अभी नियत से ही ना हो। हाँ, अभी देखने में यही आ रहा है ना कि हमने हमेशा भी देखा है कि यूएस की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट का फैक्टर आता है, किसी को भी उन पे भरोसा वैसे ही नहीं होता, और जब भी ऐसा कोई एमओयू उनके साथ साइन किया जाता है तो कभी भी उन्हें उसका पास नहीं रखा। तो आपको क्या लगता है कि एक तो ये जो अमेरिका का ऑलरेडी जो स्टेटस अब बनता जा रहा है कि उन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता, चाहे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात जिस मुल्क के भी हों या जितने भी अच्छे हो जाएं, वो कभी भी बाजी पलट सकता है, वो कभी भी जो है वो जो कहते नहीं है सांप से आप भरोसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन जो है वो श्रेड कर सकता है, लेकिन वो रहता सांप ही है। सो क्या इस वक्त आप देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका को क्या कहीं इस तरह तो नहीं देखने लग गया? आई थिंक ईरान बिल्कुल अमेरिका को ऐसे ही देख रहा है, और इसीलिए जब निगोशिएशंस भी हो रही थी तो वो इसके बारे में बहुत उन्हें क्लैरिटी थी। उन्हें कोई, क्योंकि उन्हें जो धचका 12 दिन की जंग में मिला जब ओमान जो है साथी कर रहा था, तो उन्होंने सोचा था कि सीज फायर का मतलब है कि अब जंग बंद हो जाएगी, मतलब स्टेजेस में, लेकिन मजीद हमले नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जब अब इस दफा फरवरी 28 को जंग हुई तो उन्होंने कहा ये तो महज धोखाबाजी, ये सिर्फ टाइम लेते हैं कि मजीद आके तबाहकारी कर सकें। तो बेहतर है कि जंग फिर पूरी तरह खुल के खेलें, खुल के वो देखते हैं, फिर अल्लाह जिसको शुरू करे। और तो इसमें पाकिस्तान के जो सालसी का किरदार है, पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिशें की दोनों को एक मेज़ पे लाके बातचीत करने की, डायलॉग्स के थ्रू सारी चीज़ों को ख़त्म करने की, ताकि मुल्क इस वक्त, मुल्क नहीं बल्कि जो इस वक्त पूरी आलमी दुनिया एक मईशत के जो उसमें क्राइसिस की तरफ जा रही है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आए। ये पाकिस्तान तो बेसिकली चाहता था कि दुनिया में अमन कायम हो, सिर्फ अपने मुल्क की हम बात इस वक्त नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तान अब हमें यहाँ कहाँ किस पोजीशन में नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान जैसे आपने फरमाया वो खित्ते में और दुनिया में अमन के लिए काविशें कर रहा था और बहुत सिंसियरली कर रहा था। इसलिए दोनों जो वॉरिंग पार्टी थी उन्होंने आपकी सालसी को सिक्के दिल से कबूल किया और आपने उसमें फिर कामयाबी भी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं है, वो इट्स पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम जो कोशिश कर सकते थे हमने की, जिसने चीज को आगे चला सके हमने किया, और अभी भी ट्रैक 2 में जारी है डिप्लोमेटिक एफर्ट कि ये जंग मजीद एस्केलेट ना हो। लेकिन जो एजेंडा इजराइल का है वो और है, अमेरिका का है वो और है, और ईरान का जो है वो और है, और इसमें गल्फ कंट्रीज का भी अपना एक एजेंडा है। जब इतनी सारी पार्टीज अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही हो विच आर नॉट नेसेसरली इन लाइन विद ईच अदर, तो फिर ये नतीजा तो होना ही है। नायला साहब, लेकिन इस वक्त सिचुएशन है क्या, वजह क्या पेश आ रही है कि बार बार हमले किए जा रहे हैं? अगर एक मुल्क हम देखें ईरान को, उनके अपने मफादात की अगर हम बात करें तो किसी हद तक जो अक्सर राय है लोगों की
कि उनको बहुत सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं, विन विन सिचुएशन बन रही है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका जो है उसके दरमियान में क्या ये स्पॉइलर इजराइल है जो उसको उकसा रहा है, बार बार इस तरफ लेकर आ रहा है, या इस वक्त कोई और मसला है कि जिसकी वजह से सूरत हाल हल ही नहीं हो पा रही? क्योंकि अमेरिकी सदर अपनी जगह पे वो ये समझते हैं कि मसले को हल होना चाहिए, वो जहाँ पर जिक्र करते हैं ईरान के ऊपर हमला करेंगे वहीं पर जिक्र करते हैं कि मुआहिदा भी तय पा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वहाँ पर भी हो रही है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सूरत हाल एक्चुअली इस वक्त फंसी कहाँ पर हुई है मैम? देखिए, फंसी भी नियतों में है। आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रम्प साहब ने पहले जब जंग का सीज फायर शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ईरानी बड़े कवि लोग हैं, बड़े गयूर लोग हैं, हाँ। बड़े खूबसूरत लोग हैं, मैं उनकी फुटबॉल टीम को देख के बड़ा मुतासिर हुआ, इतने हैंडसम है वो। और फिर उसके बाद नेतन्याहू से मुलाकात हुई तो कहते हैं ये स्कम ऑफ अर्थ हैं, ये तो इतने घटिया हैं, ये तो बात करने के काबिल नहीं है। यानी पूरा कलाबाजी खा गए वो। और उस कलाबाजी में इजराइल का बहुत बड़ा रोल है। और ये भी आप मद्देनजर रखिए कि इजराइल में अक्टूबर में इलेक्शंस आ रहे हैं। नेतन्याहू अपने मुल्क में बहुत अनपॉपुलर हो चुका हुआ है, उसके खिलाफ उसके जो अदालतें हैं उसमें केसेस हैं करप्शन के भी और भी। मैम इलेक्शंस तो अमेरिका में भी आ रहे हैं। जीतता नहीं जी, अगर ये जीतता नहीं है तो इसको जेल जाना होगा, इसलिए वो तखरीबकारी कर रहा है, करना चाहता है। तो वो तखरीबकारी की खुद को जितवाना जरूर चाहेगा, वो फिर कैसे छोड़ सकता है? यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं नायला साहबा। एक ये कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉपुलैरिटी में जो है वो कमी आ रही है। कहा जा रहा है कि शायद ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि इस मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा धचका मिले। और दूसरी तरफ अगर इजराइल से नेतन्याहू ख़त्म हो जाते हैं तो आपको लगता है कि इजराइल का रवैया तब्दील होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारे एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। और जहाँ तक इसके उसके लिए तखरीबकारी इसका करना लाजिम है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है, जैसे आपने फरमाया, उनके भी मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं और ही इज वेरी अनपॉपुलर। और उन्होंने जब आए थे पावर में तो वो पीस के जो है प्रेसिडेंट बन के आए थे। और अब इतनी जंगें हो रही हैं कि उनका जो नैरेटिव है वो डिफाई हो रहा है। तो उनको इधर अमन चाहिए, भले वो टेम्पररी हो, ताकि वो अपनी इलेक्शन जीत के फिर दोबारा अपने एजेंडा को शुरू कर सकें। अब इस सब के दरमियान आप देखिए कि अमेरिका का एजेंडा अलग है, इजराइल का एजेंडा अलग है। जहाँ तक अच्छा, दोनों का एजेंडा तो जरा हमें समझाइएगा नायला साहबा, दोनों का एजेंडा हमें समझाइएगा। दोनों के हमें तो लगता था मफादात सेम ही है। नहीं, उनके मफादात सेम नहीं है, उनका एजेंडा सेम नहीं है, लेकिन उनके एक्शन सेम है, तरीकाकार। हाँ, क्योंकि देखिए इजराइल कर रहा है फॉर अ ग्रेटर इजराइल, अमेरिका कर रहा है फॉर रिसोर्सेज, फॉर इकोनॉमी। तो उनका एजेंडा फर्क है, इसीलिए अब वो हॉर्मोज को कंट्रोल कर। हॉर्मोज तो कभी भी जंग का हदफ नहीं था, ये तो अब जाके जो है वो हॉर्मोज से गुफ्तगू शुरू हुई। तो जब ईरान ने जो है अपना टेरिटोरियल क्लेम उसमें करने की तो अमेरिका कहते हैं कि तुम क्या तोड़ लोगे, हम 20% देंगे। अब अगर अमेरिका 20% करता है तो ऑब्वियसली ईरान तो इतना ज्यादा नहीं करेगा, तो सारी दुनिया ईरान की तरफ ज्यादा माइल होगी। तो अमेरिका का जो हदफ है वो इक्तिसादी है और इजराइल का जो हदफ है वो सियासी और मजहबी है। मैडम, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आपने वैसे ही बता दिया कि सदर ट्रंप की भी मकबूलियत में ज़ाहिर कमी हमने देखी है और नेतन्याहू की मकबूलियत में भी कमी देखी है, बट इससे पहले जो तासुर पाया जा रहा था वो ये था कि शायद अमेरिका जो है ना वो इजराइल को सपोर्ट करता है। अब आपके माहिराना राय के मुताबिक इजराइल की जो है वो सुन के अमेरिका जो है तो उस तरह एक्ट करने लगता है, जो कि हमेशा गलत ही होता है। तो क्या अमेरिका जो है वो कठपुतली बना हुआ है और वो इजराइल की जो है उस पे नाच रहा है, जो वो ऑर्डर करते हैं वैसा होता है, या फिर वाइस वर्सा है? समझ इस वक्त हमें, क्योंकि इससे पहले जो पिक्चर थी वो कुछ और थी, अब थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आप जरा रोशनी डालना चाहेंगी प्लीज? जी, इसमें अभी जो रीसेंट तब्दीली आई है वो इनकी कांग्रेस में 2 बिल्स पास हुए हैं।
एक बिल है जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस और अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस मर्ज किए जा रही हैं। ओके। यानी वो अब इकट्ठा उनकी फौजें काम करेंगी, उनकी अफवाज में डिसीजन मेकिंग में इजराइल का हिस्सा होगा। दूसरा, उनकी इंटेलिजेंस CIA और मोसाद भी मर्ज कर रहे हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो आपस में वो इकट्ठे काम करेंगे। अब अगर इजराइल ने जिस तरह झूठ बोला कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, जो कि अमेरिका ने कबूल किया और कहा कि जी हम इराक को तबाह करेंगे क्योंकि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो बाद में पता चला कि झूठ था। इसी तरह ईरान के ऊपर भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे उसी तरह का खेल खेला जा रहा है। और देखिए कि IAEA जो है, ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो IAEA का उसके तहत मॉनिटर्स ने सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की है, और अब तक उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन IAEA का जो हेड है ग्रोसनी, उसने नहीं कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान उससे भी जो है वो डिसअपॉइंटेड है और NPT के साथ भी डिसअपॉइंटेड है। लेकिन अमेरिका का ये हदफ कि जी हम उनको न्यूक्लियर जीरो यूरेनियम पे लाएंगे, वो तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो है कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो हक देता है आपको एक थ्रेशहोल्ड के अंदर फॉर पीसफुल पर्पसेस, एंड ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट अंडर द थ्रेशहोल्ड। ये जो दूसरे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था मरहले का, पाकिस्तान को अब इसमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान 2 दफ़ा अपनी कोशिशें कर चुका है, दोबारा से टेबल पर ला चुका। अब हो क्या रहा है? एक तो अबनाए हर्म्स का मसला है, दूसरा न्यूक्लियर का मसला है। और ये जो डायलॉग्स हुए थे, साइनिंग की सेरेमनी, इससे पहले भी यही 2 मसले थे। इसी तरीके से सीज़ फायर हुई थी और वक्ती तौर पर हर रात को, हर दिन को इसी तरीके से हमले हो रहे थे। अब हु नीड्स टू स्टॉप? अमेरिका और ईरान कहाँ पर जो है वो डेडलॉक है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? और अबनाए हर्म्स का इस वक्त ज़्यादा मसला इंपॉर्टेंट चल रहा है ईरान की नज़दीक या न्यूक्लियर वाला? देखिए, बोथ हैव टू स्टॉप, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान इज कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। लेकिन जो मसाइल हैं वो शुरू तो कहीं से हुए थे, रिजीम चेंज से हुए थे। तो रिजीम चेंज सबको कदर करने के बावजूद भी ना हो सकी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर की थी, 12 दिन जंग में उन्होंने बंकर बस्टर मारे, कार्पेट बॉम्बिंग की, हर तरह की बॉम्बिंग की, और कहा हम जीत गए, हमने ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नेस्त नाबूद कर दी। और फिर अब दोबारा न्यूक्लियर का इशू ला रहे, या तो पहले झूठ बोल रहे थे और या अभी कोई गड़बड़ है। फिर ईरान की जहाँ तक बात है, वो कहते हैं कि ये हम NPT के सिग्नेटरी हैं, NPT हमें इजाजत देती है इस कैपेबिलिटी की, विद इन द थ्रेशहोल्ड हम करेंगे, और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। दूसरा, अब होर्मुज का इशू बन गया है, क्योंकि उससे सारी दुनिया की जो इक्तिसादी वो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो रही है। तो अब अमेरिका को एहसास हुआ कि ओहो, असली ताकत तो इधर थी। तो अब वो कहते हैं कि जी अब मैं ब्लॉक करूंगा और मैं 20% लूंगा। तो ईरान के लिए ये इसलिए अहम था कि उससे पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले जब ट्रम्प साहब गल्फ स्टेट्स में गए थे और उनको बड़ा खूबसूरत जहाज भी तोहफे में दिया गया था जी। तो उस वक्त उन्होंने पर्शियन गल्फ को अरब गल्फ कहा था, एक नया नाम दिया था, जो कि ईरान के लिए बहुत वो नेगेटिव था, बिकॉज हजारों साल से इसको पर्शियन गल्फ कहा गया है। तो जब उसे अरब गल्फ कहा गया तो ईरान को अपनी सॉवरेनिटी को और सिक्योरिटी को थ्रेट लगा। तो उन्होंने कहा कि अब होर्मुज को कंट्रोल करके हम अपना जो टेरिटोरियल क्लेम है उसको रीएस्टैब्लिश करेंगे। तो ईरान का पर्सपेक्टिव होर्मुज में और है, अमेरिका का पर्सपेक्टिव और है।
मैडम मैं पहले सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी। आपने कहा ना कि उन्होंने पर्शियन स्टेट को कुछ और नाम दे के, और जाहिर सी बात है और उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन मुझे ट्रंप की पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप क्या कहेंगी? कभी कभार वो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान, कभी क्या कहते हैं लेबनान को पता नहीं कुछ और कह देते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज पर्सनालिटी ओवरऑल? क्योंकि जाहिर है वो पूरा एक मुल्क चला रहे हैं और मुल्क भी वो ऐसा चला रहे हैं कि वो इजराइल को भी मदद दे रहे हैं, इजराइल उनको मदद दे रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज पर्सनालिटी? व्हाई डज ही डू थिंग्स? जाती तौर पे तो जानती नहीं, इसलिए मैं उनकी पर्सनालिटी पे कोई रिमार्क नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि जो वो एक देते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद उसको बदल भी देते हैं। और उससे वाज़ेह ये है कि उनके ऊपर बहुत से डाइवर्जेंट प्रेशर ग्रुप है, तो जो प्रेशर ग्रुप जीतता है वो उसी की बात चल जाती है। ठीक। अच्छा मैडम, मैं इस तरफ अब आना चाहूँगी कि फ़ौजी अड्डों की जब हम बात कर रहे हैं उर्दन में स्पेशली जो अभी मामला चल रहा है, एक तो ये, दूसरे भी जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उसको आप किस तरह देखती हैं कि इलाकाई सियासत और सिक्योरिटी के तनाजुर में वो किस तरह जो है इम्पैक्टफुल हो रही है इस सारी कशीदगी के दौरान? आप फौजी अड्डे जो गल्फ में हैं उनकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, उसमें देखिए आपको याद होगा जब पाकिस्तान नया नया आज़ाद था, 1950s की मैं बात कर रही हूँ, तो आप सेंटो और सीटो के हिस्से में, मतलब यू जॉइंड सेंटो एंड सीटो विद द होप कि ये आपको एक सिक्योरिटी अलायंस होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अमेरिका ने केयर नहीं की तो हम उन पैक्ट्स में से बाहर आ गए। अब गल्फ स्टेट्स के साथ भी जब ये इन्होंने बेसिस एस्टेब्लिश की तो उन्हें ये गुमान था कि अमेरिका यहाँ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन जब दोहा पे इजरायली मिसाइल गिरे और अमेरिकी बेस से उन्हें कोई प्री वार्निंग नहीं दी गई और कोई उनकी जो है डिफेंस नहीं किया गया अगेंस्ट इजरायली मिसाइल, तो उधर अब डिसइल्यूजनमेंट शुरू हो गई है कि ये हमारे बचाव के लिए नहीं आए, ये अपने एजेंडा के लिए आए हैं। और ईरान जो है वो इसको समझता है कि ये बेसिस बने बेसिस हैं ताकि वो यहाँ से ईरान पे और दूसरे जो खित्ते के ममालिक हैं उन पे हमला कर सके इजराइल के एजेंडा को पूरा करने के। तो इसलिए उसने ये मौका बनाया कि मैं इनके बेसिस को अटैक करूंगा। लेकिन मसला ये है कि उस अटैक में सिविलियन पॉपुलेशन भी हर्ट हो रही है। और वो जो है वो वायलेशन है और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की है कि सिविलियन पॉपुलेशन को। मैडम, इंटरनेशनल लॉ इस वायलेशन के बारे में क्या कहती है? क्योंकि जाहिर है वहाँ सिविलियन जो है वो दरहम बरहम हो रहे हैं, उनका सारा निज़ाम रहना सहना, और जाहिर है बहुत जानी और माली नुकसान भी हो रहा है। तो इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहते हैं? दूसरा, इंटरनेशनल लॉ से हमें ये भी बताइएगा कि अगर एक मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक किया जाता है तो जाहिर है वो मुल्क रिबर्टल में जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए काउंटर अटैक कर सकता है, बट क्या उसका साथ कोई और मुल्क दे सकता है? देखिए, इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर जो कि बना था दुनिया में अमन लाने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद, उसका मकसद यही था कि अब इसके बाद दुनिया में ऐसी बुरी जंग ना हो। तो उसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है, बिल्कुल है, और अलायंसेस को भी कोई उसमें वो रुकावट नहीं है। लेकिन इधर मसला ये है कि जब इतने सारे डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हों तो फिर किस तरह मुत्तहिद होके एक अलायंस बन सकता है। अभी आप देखिए पाकिस्तान की सालसी से आपने R4 यानी रीजनल 4 एक ग्रुपिंग की है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र इकट्ठे काम करेंगे इस पूरे खित्ते में अमन लाने के लिए। और इसी तरह जो है अब सुनने में आ रहा है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान भी एक अलायंस बना रहे हैं खित्ते में सिक्योरिटी के लिए।
जी। और गल्फ कंट्रीज भी जो हैं, आप देखिए कि सऊदी अरेबिया तो खैर पाकिस्तान के साथ अलायंस कर रहा है, लेकिन उनमें भी दरारें आ गई। जो पहले हम सोचते थे कि जीसीसी एक ग्रुप है, एक आवाज है, एक फॉरेन पॉलिसी है, वो बदल गया है। यूएई जो है वो ओपेक में से बाहर आ गया है। यूएई की फॉरेन पॉलिसी उन सबसे अलग है। बहरीन और कतर की और है, कुवैत की और है। तो अब जो है एक जीसीसी में जो दरारें आ गई हैं, उसका दुश्मन फायदा जरूर उठाएगा। सही बात है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहिबा आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो सूरत हाल चल रही है, ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होगी या इसमें मज़ीद जो है वो जानों का ज़िया होगा। ये हर गुज़रते मिनट के साथ जो है वो बदलती सूरत हाल है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे और ममालिक जो है उनका स्टेक इसके अंदर इन्वॉल्व है, और हर कोई ये चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो। अमरीकी प्रेसिडेंट को सुने, वो ये चाहते हैं, ईरान की जानिब से सुने, वो ये चाहते हैं। मामला स्टिल कंफ्यूज है। जितने तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू कर लें, जितने लोगों से बात कर लें, सब इसी एम्बिग्विटी के अंदर फंसे हुए हैं कि ये आखिरकार मामला कब रुकेगा। एक वक्फा शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे डाइट के हवाले से। हर मौसम की डाइट वैसे मुख्तलिफ होती है। गर्मियों में हम कुछ और खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, और सर्दियों में वो कुछ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हर मौसम के हिसाब से फल भी बदलते हैं और हर मौसम के ग़िज़ा की तासीर भी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि खाने का दौरानिया क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वन टाइम खाने पर ही मुनहसर होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दिन में 3 टाइम का खाना भी खाते हैं, लेकिन साथ में 4 टाइम की स्नैकिंग भी उनकी चल रही होती है। सो वो सेहत के लिए कितनी मुज़र है, और स्पेशली जो रात की स्नैकिंग है वो डॉक्टर्स के मुताबिक तो वैसे ही जो है वो सेहत के लिए बहुत मुज़र है, लेकिन फिर भी लोग रात की स्नैकिंग कभी नहीं छोड़ते। अब नाश्ते की अगर हम बात करें तो नाश्ता जो है वो दिन का सबसे पहला खाना होता है। दिन की पहली और सबसे अहम ग़िज़ा जो है वो समझी जाती है, क्योंकि रात भर का जो वक्फ़ा होता है, जो दौरानिया होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, और उसके बाद जिस्म को तवानाई और दिमाग को मुअस्सर अंदाज में काम करने के लिए जो ग़िज़ाइयत दरकार होती है, वो एक मुतवाज़न और सेहतमंद नाश्ते से ही जिस्म को वो प्रोटीन, वो फाइबर्स, सेहत बख्श जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे मिलते हैं, जो दिन भर के लिए जो हमें तवानाई रिक्वायर्ड होती है, जो तवज्जो और यादाश्त बेहतर बनाने और गैर ज़रूरी भूख से बचाने में मदद देते हैं, वो ये सारी चीज़ें एक नाश्ते में होनी ज़रूरी है। जो लोग बाकायदगी से नाश्ता करते हैं वो अमूमन दिन भर बेहतर इंतखाब करते हैं, क्योंकि मैं और आप नाश्ता करके आते हैं तो देखिए इस टाइम हम 2 घंटे बोल भी लेते हैं। ओवरऑल जो है ना, जंक फूड या ज़रूरत से ज़्यादा खाने के इम्कानात भी जो है वो कम हो जाते हैं अगर आपने नाश्ता सही तरीके से किया हो। सो अब सेहतमंद नाश्ते में क्या चीज़ें शामिल हैं, कब जो है वो नाश्ता भी किस टाइम करना चाहिए, ये भी एक अलमिया है। और चीज़, बहुत सारे लोग जो डाइट पे जाते हैं या अपना फैट लॉस जर्नी पे होते हैं, उनको ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप नाश्ते में अंडे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस कर दिए जाते हैं जब नाश्ते की हम बात करते हैं फॉर द डाइट पर्पस। और दिन के आगाज में कौन से फ्रूट्स खाए जा सकते हैं कि ज़्यादा आपका शुगर जो है वो अभी हाइक ना करे, लेकिन फिर भी जो फ्रूट्स आपको नाश्ते में मदद देते हैं, कौन से मददगार साबित हो सकते हैं। सो ये सारा एक पूरा पैटर्न होते हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो में लाइबा दुरानी, एक कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। थैंक यू फॉर कमिंग लाइबा वंस अगेन। आपने हमें टाइम दिया। नाश्ता, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, नाश्ता दिन के सबसे पहले ग़िज़ाइयत का जो हमारा मरहला होता है वो होता है। बहुत सारे लोग नाश्ता ही स्किप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं कि वैसे ही डॉक्टर्स कहते हैं कि जी नाश्ता जो है, डॉक्टर्स नहीं बल्कि ये तो बहुत फेमस है कि नाश्ता बादशाह हो जैसा करना चाहिए, लेकिन अगर नाश्ता स्किप कर दिया जाए तो पूरा दिन जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या वो एनर्जी हम पूरी कर सकते हैं किसी और? अच्छा, नाश्ता एक बहुत मेजर हमारा मील होता है जिसको हम स्किप कर
देते हैं और कहते हैं कि स्किप करेंगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है कि नाश्ता स्किप कर देने से वेट लॉस होगा। नाश्ता हमेशा आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच में लेना चाहिए, जिसके अंदर आपको होल ग्रेन्स भी इंक्लूड करने चाहिए, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी और फाइबर भी, क्योंकि अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो फुल डे आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं, आप अपने काम पे भी अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं और आपको एनर्जी ड्रेन भी फील नहीं होता। सो नाश्ता बेसिकली अच्छे ही अप्रोच के साथ करना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नाश्ते में खानी चाहिए? अब कुछ लोग पहले ज़माने में जो है वो रात का बचा हुआ जो सालन होता था वो भी ज़्यादातर खाया जाता था। आजकल अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अब कुछ लोग बॉयल अंडे को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऑमलेट बनाते हैं। सो विच वन इज़ यू थिंक बेहतर अप्रोच है जिसमें बहुत ज़्यादा हम कैलोरीज भी इनटेक नहीं कर रहे हैं लेकिन एक मुतवाज़न ग़िज़ा है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो अगेन नाश्ते के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच में जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको होल ग्रेन्स भी इंक्लूड करने चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स होते हैं। उसके अंदर आप होल व्हीट चपाती इंक्लूड कर सकते हैं एक नॉर्मल साइज़ के, उसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड इंक्लूड कर सकते हैं या तो ओट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो एग बहुत अच्छा सोर्स है, योगर्ट बहुत अच्छा सोर्स है, चीज़ अच्छा सोर्स है। अब एग की अगर बात करें तो आप बॉइल्ड एग भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑमलेट भी यूज़ कर सकते हैं और फ्राइड एग भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं देता, हम कहते हैं कि अंडा लेंगे बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, वो जो हम बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको फ्राई करते हैं वो ऑयल एडिशनल कैलोरीज ऐड करता है। तो अगर आप ऑमलेट भी ले रहे हैं तो वो आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल में लें तो एक्स्ट्रा एडिशनल कैलोरीज नहीं मिलेंगी। मुझे ये बताएं कि हम लोग नाश्ते की जब बात कर रहे थे और मैंने कहा कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं इफ़ यू आर ऑन फैट लॉस जर्नी, आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं कि वाइट एग्स आप लोग लें और उसके साथ आप दलिया का इस्तेमाल कर लें या आप ओट्स का इस्तेमाल कर लें, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, ग्रेनोला का भी कहा जाता है, लेकिन ये फिर भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें? चपाती डाली जा सकती है, नहीं डाली जा सकती? आप ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, नाश्ते के अंदर हम खुद जब वेट लॉस की फैट लॉस पे जाते हैं तो हम अपने ऑप्शंस को खुद कम कर लेते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने बिल्कुल स्किप कर देना, सिर्फ प्रोटीन पे रहना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो वेट गेन कराते हैं। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूँ तो जितनी भी आपकी रिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी वाइट ब्रेड होगी, वाइट फ्लोर हो गया, वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और वो वेट गेन कराते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर हम देखें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो आपके ओट्स में होता है, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड में होता है और होल व्हीट फ्लोर के अंदर होता है। तो वो आपको वेट गेन नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है और वो अर्ली स्टैटिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो आप जो है नाश्ते के अंदर होल व्हीट चपाती भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप ओट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड भी इंक्लूड कर सकते हैं। लोग कहते हैं फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते अगर आप चपाती खा रहे हैं डेली। मेरे अपने पेशेंट्स हैं जो दिन में 3 टाइम चपाती लेते हैं, उसके बावजूद भी वो 1 मंथ में 4 to 5 kg वेट लॉस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्राउन ब्रेड के ये बताइएगा कि इज इट गुड? अच्छा, ये हमारे यहाँ खुद कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है कि जो ब्राउन ब्रेड है उसमें तो कलर ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्राउन ब्रेड का कलर इस वजह से ब्राउन होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है और सारी चीज़ें जो हम रिफाइंड जो ब्रेड होती है, बिल्कुल ये ओरिजिनल होती है, ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम डाइट करना नहीं चाह रहे होते या हम वो चीज़ें लेना नहीं चाह रहे होते, तो ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। ये मैं बता दिया जाता है नहीं इसमें सिर्फ कलर ऐड किया गया है और कुछ भी नहीं। फ़र्क होता है एक नॉर्मल ब्रेड और ब्राउन ब्रेड? बिल्कुल, वाइट ब्रेड में और ब्राउन ब्रेड में फ़र्क होता है। कैलोरी सेम होती हैं लेकिन वाइट ब्रेड में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और जो आपकी ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन होता है उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। जब कैलोरीज सेम होती हैं तो फिर किस चीज़ पे जाके आपका वो फ़र्क पड़ता है जिसकी वजह से आपकी फैट लॉस होता है या वेट लॉस? उसके अंदर एक के अंदर फाइबर मौजूद है, एक के अंदर फाइबर नहीं मौजूद। तो जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, तो फाइबर अर्ली स्टैटिटी आपको प्रोवाइड करता है और वेट लॉस की तरफ आपको लेके जाता है। जो फाइबर लेना? जी, फाइबर लेना। सो आप कह रही हैं कि ब्राउन ब्रेड में फाइबर मौजूद होता है? ब्राउन ब्रेड में और आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड में फाइबर मौजूद होता है, लेकिन जो आपकी वाइट ब्रेड होती है उसमें से फाइबर को कट ऑफ कर देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाश्ते में फ्रूट्स का इस्तेमाल, क्योंकि मुझे खुद फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मुझे ये होता है कि मैं सुबह शुरू होते साथ ही
फ्रूट्स ज़रूर खाऊं। अब फिर मुझे वैसे ये चीज़ भी एक लगती है कि शायद मुझे ऐसे फील होता है कि ठंडा भी ज़्यादा होता है, राइट? सो व्हाट डू यू से, कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जी सुबह सुबह शुगर जो है वो नहीं चढ़ानी चाहिए। अब जाहिर सी बात है फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें शुगर तो होती है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि आया इज इट गुड और नॉट? इट्स वेरी गुड कि अगर आप फ्रूट्स इंक्लूड करें। अगेन फ्रूट्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, वो आपको डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप ज़रूर फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। आप इवन तो जिस तरह आपने बताया आप लोग ओट्स यूज़ करते हैं, तो ओट्स के अंदर आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, सीड्स भी और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अगर ओट्स नहीं लेना चाहते तो योगर्ट का एक बोल लें और उसके अंदर आप फ्रूट्स और नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से फ्रूट्स हैं वैसे? आपके मोस्टली सब फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट और वो फाइबर रिच होते हैं। और आपका जो एक और क्वेश्चन था कि वो एकदम जो है ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, तो आपके फ्रूट्स बहुत जल्दी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते। अगेन यहाँ वही बात आ जाती है कि आपका फाइबर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जिस चीज़ के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है वो एकदम ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करवाता। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि नाश्ता जो है वो शुरुआत तो हो गई, इसकी टाइमिंग के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये है कि जिस टाइम पे उठ रहे हैं शाम के 5 बजे भी उठ रहे हैं तो जी नाश्ता कर रहे हैं। अब वो नॉर्मली हमने जो सुना है वो 7 के 9, हाँ वही एक टाइम होता है जो बेसिकली स्कूल जाने का जो टाइम हमें बचपन से मिलता था इस टाइम। हाँ तो ये उस टाइम नाश्ता करना चाहिए। लेकिन ये जो बाद में आप नाश्ता किसी भी टाइम उठ जाओ तो जी नाश्ता जरूर करना है, क्योंकि जी डॉक्टर कहते हैं कि दिन में एक अंडा जरूर खाना है। बड़ी अच्छा अब आप देखें कि जो पूरा दिन मतलब पूरी रात जागते हैं, फिर पूरा दिन सोते हैं, फिर 5 बजे उठते हैं और उस टाइम नाश्ता करते हैं, तो उनके सारी मील्स की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसके अलावा वो मंचिंग भी करते हैं, और आप देखें कि वो ऐसे पेशेंट ओबीज होते हैं, उनका फिर वेट लॉस भी नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती हैं और फिर उनका वेट लॉस भी नहीं होता। तो नाश्ता आपने सुबह ही करना है। अब सुबह ये नहीं कि हमारी 12 बजे होगी, 7 से 9 बजे के दरमियान ये बाय मैक्सिमम 10 बजे तक तो कर ही लेना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि एक चीज़ में जो मुझे भी बड़ी मुश्किल आती है सर्दियों में, गर्मियों में ख़ास तौर पे, जो आप फ्लूइड इनटेक करते हैं सुबह के वक्त, चाय, कॉफ़ी, जूस, शेक्स, दूध, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हेल्दी है, सेफ़ है? क्योंकि मोस्टली मैं खुद रहता हूँ ठीक है फैट लॉस पे, ठीक है, और उसमें मुझे अक्सर जब भी मैं कॉफ़ी उठाता हूँ, चाय उठाता हूँ, मुझे उस चीज़ में एक जो हो रहा होता है वो ये होता है कि इसके अंदर मिल्क है, सो मिल्क के साथ जो है ना, हाँ ठीक है। सो मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ सेफ है जिसको लेना चाहिए, अच्छा, और दिन में एक दफ़ा जो है वो आपको मिल्क प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट की बात करूं, अभी अगर कॉफ़ी और चाय को हम एक्सक्लूड कर दें, तो दिन में 3 से 4 सर्विंग्स आपने कैल्शियम की पूरी करनी होती हैं, क्योंकि उसी सेम उसके अंदर विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, तो वो आपकी बोन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो आप सुबह अगर 1 कप मिल्क ले लेते हैं 250 ml, तो आपकी एक सर्विंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अपने सिर्फ मिल्क या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं आप मिल्क के अंदर चाय वगैरह अगर करते हैं तो वो थोड़ी सी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन उसमें कम करवा देती है, ठीक है। अगेन आप चाय 1-1.5 घंटे बाद नाश्ते के लिए ले सकते हैं। लाल शरबत या इस तरह की चीजें आप हफ्ते या 15 दिन में एक दफा यूज कर सकते हैं। बादाम डाल देते हैं आप, आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, आप अगेन आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितने भी वो आपके बेवरेजेस वगैरह होते हैं वो फिर आपको अल्टीमेटली वेट गेन की तरफ लेके जाएंगे। शुगर ऐड की वजह से, शुगर की वजह से, अगेन शुगर कंटेंट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल अगर दूध में फ्रूट डाल दो तो ठीक है, दूध में फ्रूट मतलब एक स्मूदी टाइप, मिल्क शेक टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लंच टाइम में 2/3 कप योगर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि तकरीबन आपकी 10 to 12 टेबल स्पून होती हैं, वो आपकी कैल्शियम की एक सर्विंग कंप्लीट करती है। और बेड टाइम में आप अगर सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले अगेन 1 कप अगर मिल्क ले लेते हैं तो ये आपकी 3 सर्विंग्स ऑफ कैल्शियम्स कंप्लीट। तो फिर सवाल मेरा वही रहा, सुबह के वक्त आप क्या लें? दूध लें सिंपल? सुबह के वक्त आप दूध ले लें। अगर आप दूध नहीं लेना चाह रहे, आप स्मूदी भी ले सकते हैं। उसमें अब ये चीज़ आ जाती है, अब लोग अक्सर कहते हैं कि आप फ्रूट्स का जो इनटेक है उसमें भी शुगर क्वांटिटी है और वो आप ले रहे हैं, तो और विद मिल्क ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका असर तो होगा। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ मिल्क शेक का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम मिल्क शेक तो लेते हैं, हाँ, लेकिन उसके अंदर 4 चम्मच चीनी भी ऐड करते हैं। आप चीनी को एक्सक्लूड कर दें, उसके अलावा बिल्कुल क्या वो सेफ है? आप ले सकते हैं, नो इश्यूज, आप ले सकते हैं। लेकिन ये है ना कि फ्रूट की क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। अब अगर जिस तरह मैं बात करूँ, मैंगोज खाने बैठते हैं तो 3-4 एक टाइम में खा लेते हैं और फिर कहते हैं ये तो फ्रूट है, ये वेट गेन नहीं कराएगा। आप क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, आप फूड पे फोकस हमेशा बात करते होते हैं। व्हाट अबाउट चाय, कॉफी और ये चीजें? ठीक है, चाय कॉफी बाय मैक्सिमम आप दिन में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। बस मेरे ख्याल से गर्मियों में ये मोर देन इनफ होती है। क्यों? क्योंकि ये एज अ डायूरेटिक भी एक्ट करती है कि डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है, जो लोग बहुत ज़्यादा
टेक करते हैं इसका। डिहाइड्रेशन की तरफ व्हाट पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि चाय पीने से आपकी प्यास बुझती है। ये तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, साइंस नहीं मानती हाँ, इसको। और दूसरा ये आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ भी लेके जाती है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर मोस्टली फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है और वो दिन के अंदर 4 से 6 कप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अब कम कर दिया नजम, वैसे नजम को मेरे से भी होता था, मैं बहुत चाय पीती थी। अब मैं सुबह में 1 कप पीती हूँ, शाम में आधा कप पीती हूँ। बिल्कुल इतना ही यूज़ कर हाँ, और सकते आई हैं। थिंक वाकई में गर्मियों में ऐसी यही रखना चाहिए, अदरवाइज जो है वो नॉट पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो नाश्ता करके जो है वो दोबारा लेट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह उनकी अर्ली थोड़ी हुई होती है, तो फिर वो नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद वो किलोला टाइप जो दोपहर में लेना चाहिए वो दिन सुबह में ही ले लेते हैं। तो क्या सुबह में जो है वो नाश्ते के बाद दोबारा सोना इज़ हेल्दी? क्योंकि मुझे कहीं से भी हेल्दी नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि तकरीबन 40 to 45 मिनट्स नाश्ते के बिल्कुल आपने लेटना नहीं है, क्योंकि जब आप ले डाउन करते हैं तो आपको एसिडिटी भी होती है, क्योंकि आपका एसिड रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद आपको जीआई के इतने डिसऑर्डर्स होते हैं, तो खाना खा के कभी भी आपको लेटना चाहिए, वो कोई भी मील हो सकता है। हाँ, चाहे वो भले ही सुबह का नाश्ता हो, लेकिन सोना किसी भी टाइम नहीं चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है बेड टी का या बेड कॉफ़ी का, और उसकी वजह से आपके पूरी रात का 8 घंटे का सिस्टम जो है वो सुकून में होता है और आप एकदम से जो है एसिड अटैक उसके ऊपर करते हैं। ये कितना डैमेजिंग है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं कहती हूँ जो आपने बेड टी लेनी है उसके अलावा आप हेल्दी ऑप्शन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप उठें तो आप आलमंड आप रात को सोक करके रख लें और सुबह उसका पील उतार के वो यूज़ कर सकते हैं। आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप रेजिन्स यूज़ कर सकते हैं। हमने जाना अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ है, ये पाकिस्तान में आदत बनी होती है। ये तो पाकिस्तानियों का, लेकिन लेकिन हम it's चेंज not कर safe. सकते हैं हैबिट्स। मेरे ख्याल से अगर आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि वैसे भी मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही करती होती हूँ कि सुबह सुबह उठते साथ ही मैं कोई ऐसी चीज़ गर्म पीऊँ ही ना, ये मैदा कहेगा क्या हो रहा है। ये वाइट एग्स का जो कॉन्सेप्ट है, सो हम लोग उसमें वो जर्दी क्यों निकालते हैं उसकी? ये मेरा अक्सर सवाल रहता है, क्या वो इतनी ज़्यादा वो डैमेजिंग है या इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करती है कि लोग उसको निकाल देते हैं? नहीं, मतलब कुदरती आपकी चीज़ जो है। एग योग होती है वो प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है, तो आप 1 या 2 एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं विद योग, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि क्यों कहा जाता है लाइक वेट लॉस के लिए 3 अंडों की वाइट्स जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, बट जर्दी निकाल देते हैं। व्हाई? अगेन ये डाइटिशियंस रिकमेंड नहीं करती। ये जो आपके लोग होते हैं जिन्होंने 1 या 2 माह कहीं से न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ये वो रिकमेंड करते हैं। अगर साइंस में इसकी तरह की कोई चीज़ नहीं है। आप अगर 1 अंडा लेते भी हैं डेली विद योग, ना वो आपका ब्लड प्रेशर लेवल को रेज करता है, ना वो आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाता है, और ना वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज करता है। अभी तक आपकी रिसर्च और स्टडी के मुताबिक जी जितना आपने पढ़ाया और प्रैक्टिस की है, शुगर का बेहतरीन नेमुल बदल जो है वो क्या हो सकती है चीज़? कुछ लोग कहते हैं स्टीविया इस्तेमाल करें, कुछ डिफरेंट जो टैबलेट्स आती हैं वो कहते हैं कि इस्तेमाल करें, कुछ कहते हैं कि आप गुड़ की तरफ चले जाएं, शक्कर की तरफ चले जाएं। है क्या एक्चुअली अभी तक? अच्छा, अगर मैं बात करूं गुड़ की या शक्कर की, बहुत सारे लोग कहते हैं जो वेट लॉस पे होते हैं, हमने चीनी को स्किप कर दिया, हम उसकी जगह गुड़ या शक्कर पे चले गए। दे हैव सेम कैलोरीज, दे हैव सेम न्यूट्रिशनल कंटेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Seriously? एक रिफाइंड है, एक अनरिफाइंड है, सेम कैलोरीज सेम न्यूट्रिशनल कंटेंट। कुछ लोग स्टीविया भी यूज़ करते हैं, वो उसकी तरफ भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जितनी ऑल्टरनेट आप यूज़ करें, थोड़ी अमाउंट में यूज़ करें, लेकिन जितना आप उसको कम कर सकते हैं कम ही करें। मैं अपने पेशेंट्स को, जितने भी वेट लॉस पेशेंट होते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि आप दिन में बहुत ज़्यादा शुगर ना इस्तेमाल करें। 1 या 1.5 टीस्पून बस यूज़ कर लें। आई गेस इट्स मोर देन इनफ। तो स्टीविया आप यूज़ कर सकते हैं उसकी तरफ, लेकिन अगेन थोड़ी अमाउंट में यूज़ करें, कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे पता है नाश्ते से पहले जो लोग मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सुबह सुबह वो भी बहुत गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। सो आई इज इट लाइक सेफ टू हैव इट बिफोर नाश्ता और नहीं? अब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं मोरिंगा को, कहते हैं वेट लॉस भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन ये कि मैं थोड़ा हर्बल चीज़ों की तरफ कम ही जाती हूँ। उसकी वजह बिकॉज हर्बल चीज़ों के ऊपर कभी इतनी एफिकेसी है, उस तरह इतनी स्टडीज़ डेप्थ में अभी हो रही हैं, तो जब वो होंगी, जितना हम कहते हैं वेट लॉस उससे होगा, लेकिन कहीं पे अभी इतनी वो अमाउंट नहीं बताई हुई कि कितनी अमाउंट लेंगे तो वेट लॉस होगा। अगेन आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। अगर आप पूरा दिन जंक खा रहे हैं और सुबह में मोरिंगा ले लेते हैं और आप कहते हैं कि वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, वो आपने भी शायद नाम सुना होगा, बुलेट कॉफ़ी।
जी जी। जो बुलेट कॉफ़ी के अंदर सुबह आप देसी घी का भी डालते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल, हल्दी मेरा ख्याल है इस्तेमाल जी, जी, करके जी, आप जी। उसको ब्लैक कॉफ़ी को लेते हैं। कहा जाता है कि वो बहुत फास्ट जो है वो हेल्प आउट करती है आपको, क्या खास क्या तौर पे होता सुबह है के उसमें वक्त, बताइएगा ज़रा हमें भी। या ब्लैक कॉफ़ी उसके अंदर देसी घी डालती हैं, हल्दी डालती हैं और अगर कोई इंग्रेडिएंट इस डालता हो तो तरह मुझे की पता नहीं कुछ है। हाँ। चीज़ें डलती हैं, मिल्क नहीं हम ऐड करते हैं या। उसके अंदर। वेट लॉस के लिए होती है। वेट लॉस के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन वही बात आ नहीं, उसकी जाती है। एनर्जी से भी बड़ा ताल्लुक है, आपकी ओवरऑल एनर्जी। वैसे भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस की अगर हम देखें ना मॉर्निंग रूटीन में, वो वैसे भी कुछ एक वो मिक्सचर से बनाती हैं जिसमें वो काली मिर्च भी डालती हैं, हल्दी भी डालती हैं, मलट्ठी दाना और ये सारी चीज़ें भी डालती हैं। सो सुबह सवेरे हल्दी इज़ हेल्दी। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो अच्छा होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। 1 पिंच ऑफ हल्दी चाहे आप वो मिल्क के अंदर भी ऐड कर लें, वो अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं ना। लेकिन वैसे हल्दी बहुत गर्म नहीं होती। 1 पिंच मैंने पिंच बताया। से मुराद पिंच ही होना पिंच चाहिए, ही मतलब होना आपने चाहिए, not आधा, teaspoon हाँ, या tablespoon। आधा ओके डाल दिया है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वैसे अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइट भी नहीं करना चाहता, कि वो बिल्कुल ही, कुछ लोग ऐसे हाँ। एक हफ्ते की डाइट पे, क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं, लेकिन वो मोतदिल खाना खा के, कि मतलब उसकी क्रेविंग्स भी हल्की फुल्की पूरी होती हाँ। रहे, लेकिन उसके साथ डाइटें भी वो चलती चाहता रहे। है कि उसको 1 महीने में रिजल्ट ना मिले, भले 3 महीने में मिल जाए। हाँ, कोई लेकिन एक मिले ऐसी तो चीज़ है सही जिसको वो कम कर दे, जिस तरह एक शुगर एक चीज़ है, वो ठीक तो है। वो शुगर को अपना जितना भी लेता है इनटेक, उसको पहली दफ़ा में हाफ कर दे, हाँ, बस बाकी लेकिन चीज़ों को बिल्कुल कंटिन्यू हम रखे, कुछ कत्ल उसके बाद ताल्लुक कुछ भी और नहीं हो तर्क कर दे। सकता तो है। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं, 3 से 4 ऐसी आइटम्स जो आप इजीली छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं और उससे फ़र्क पड़ेगा? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं तो आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह पहले बात की, उसको आप कम्प्लीटली स्किप करके आप कॉम्प्लेक्स पे आ जाएं। वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन पे आ ठीक है। जाएं। वाइट फ्लोर यूज़ कर रहे हैं तो होल ग्रेन फ्लोर पे आ ठीक जाएं। है। उसके अलावा पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेप्ट है मस्टर्ड ऑयल, हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल नहीं, मैंने जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं वो सारे ये कहते हैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं या तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप कनोला ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। और देसी घी अगर यूज़ उसको करें, देसी घी अगेन आप यूज़ कर सकते हैं, It's a fact. लेकिन अमाउंट मैटर करती है। पाकिस्तान में ये भी बड़ी मिथ है कि देसी घी में कोई कैलोरीज नहीं होती। अगर आप खाना भी नहीं, देसी घी होती में तो हाँ। बिल्कुल पाकिस्तान में लेकिन कॉन्सेप्ट है, अगर आप खाना भी देसी घी में पूरा दिन बनाते रहें तो नहीं, आप कोई इशू नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, देसी घी के अंदर सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी रेज करता है और हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो आपको एनिमल फैट से मिल रहा है। अच्छा, ज़्यादा अच्छी चीज़ 2 सवाल आखिर में लास्ट रह गए, क्विकली बता दीजिएगा। लस्सी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? सुबह के वक्त खास तौर पे नाश्ते में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और आपको पता है जब भी आप किसी भी जगह पे बाहर ब्रेकफास्ट पे जाएं तो लस्सी ज़्यादातर हम लोग ऑर्डर करते हैं। ये नमकीन लस्सी और मीठी लस्सी का ये आपस में फ़र्क क्या है, और किस में ज़्यादा कैलोरीज हैं, कौन सी? और ये भी कहा जाता है कि रात को सोने से फायदेमंद पहले कौन सी लस्सी नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, इस तरह का कोई वो नहीं है कि रात को आप सोने से पहले लस्सी ले सकते हैं, और बाकी नाश्ते में भी आप ले सकते हैं। एक तो उसके अंदर योगर्ट ऐड होता है, वो प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और मिल्क भी ऐड होता है, तो वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। और तो आप शुगर को, मैं इसी की तरफ आई थी, आप शुगर कंटेंट को लिमिट कर लें, और आप चाहे नमकीन यूज़ कर लें, चाहे मीठी लस्सी यूज़ कर लें, लेकिन अगेन आपने शुगर का और सॉल्ट के कंटेंट को लिमिट करना है। ठीक हो गया। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा दुरानी फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाश्ते का इस्तेमाल करें, अच्छा नाश्ता हो, कुछ भी खाएं पिएं। लास्ट में जाते जाते जो एक चीज़ मैंने पूछनी थी वो ये थी कि ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, चावल या रोटी? दोनों के अंदर सेम कैलोरीज होती हैं, पोर्शन मैटर करते हैं। पोर्शन मैटर करता है, एग्जैक्टली। तो आप सुबह नाश्ता लें या कुछ भी खाएं, पोर्शन कंट्रोल रखें, 3 से 4 दफा आप मील ले सकते हैं। रोटी जो रोटी का जो कॉन्सेप्ट है ना कि डिस्क जितनी रोटी होनी चाहिए तो वो उतनी होनी चाहिए। अब पता चले आप इतनी बड़ी रोटी खा के बैठ रहे हैं और आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये नहीं होने लगा। या वो डिस्क जितनी 7-8 भी जो है ना वो नहीं खानी। हाँ, वो भी नहीं खानी। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक व्यूवर्स। ये सेगमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि कपड़ों की बात हो, फैशन की बात हो, सो वो बहुत अच्छा लगता है बात करते हुए। समर कलेक्शन और हीट वेव्स, रंगों और फैब्रिक का दुरुस्त इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी इतनी शदीद होती जा रही है और हर तरफ हीट वेव है और उसके दौरान हमें ऐसे ब्रीथेबल फैब्रिक्स पहनने चाहिए, लड़के हों या लड़कियाँ। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी भी ऐसे कपड़ों का इंतखाब करते हैं जिनके अंदर से हवा क्रॉस नहीं होती, उसकी वजह से गर्मी मज़ीद ज़्यादा आपको महसूस होती है और उसकी वजह से बॉडी रैशेज़ और बहुत सारी स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं और गर्मी आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। सो इस सीज़न में हल्के और ठंडक देने वाले जो है वो एहसास रखने वाले फैब्रिक्स और उसके भी साथ रंगों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद रंग है, ऑफ वाइट है, मिंट ग्रीन है, स्काई ब्लू है, लेवेंडर है, पीच है और ख़ास तौर पर ये ट्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा इन है फैब्रिक्स और उसके साथ साथ ये कलर्स भी। अब धूप की तपिश को निस्बतन कम जो है ये कलर्स जज्ब करते हैं और वैसे भी अगर आप जिक्र करें तो ह्यूमिडिटी के मौसम में हवा वैसे ही नहीं होती, आपको गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा लग रही होती है। ऐसा फैब्रिक चाहिए होता है लोगों को। मैं कहता हूँ ये सुनते हुए कि कपड़ा ऐसा लगे कि बहुत मुलायम सा है और उसका एहसास कहीं से भी इचिंग ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो। सो ये अब बहुत सारा जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बेस्ट फैब्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन पाकिस्तानियों को खुद अपने शहरों के अंदर इसको ढूंढने में बड़ा मसला भी आता है और फैब्रिक ढूंढना भी जो है ना वो एक बड़ी महारत समझी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो मुझे पता है इस्लामाबाद के लोग करीब में ही नौशहरा के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अलावा रशकई एक बहुत बड़ी जो है वो मार्केट है जहाँ से आपको ये कपड़ा मिलता है। लेकिन अब मैंने देखा है कि रावलपिंडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये मिलता है फैब्रिक। कराची के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैब्रिक मार्केट्स हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाता है। फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर ये फैब्रिक्स आपको मिलते हैं। लेकिन फैब्रिक होने कैसे चाहिए कुछ जो मुझे पता है। लेकिन पाकिस्तान में एक और मसला भी होता है, फैब्रिक आते साथ ही लोग ऐसे धड़ उसको यूज़ करना शुरू करते हैं कि उसकी जो वक़्त है, उसकी जो आपने ढूंढा होता है अगर कोई फैब्रिक, उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ है ये आयरिश लिलन के साथ कि आप जिसको भी देखें वो आयरिश लिलन पहन के घूम रहा होता है। हर ब्रांड जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ट्राउज़र उसके निकल रहे हैं, शर्ट्स उसकी निकल रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी फैब्रिक्स हैं जो आप ले सकते हैं जिसमें एक स्लब कॉटन है, गॉस कॉटन है, शैम्ब्रे है, विस्कॉस है, उसके अलावा सीयरसकर है। ऐसे बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जो कि गर्मियों के फैब्रिक्स हैं जिनको पहनना चाहिए। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि सिर्फ कॉटन ही होती है, लेकिन कॉटन से हटके बहुत सारी इसमें मार्केट है और इसी के ऊपर बात करने के लिए आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो खुद एक फैशन डिज़ाइनर हैं, कपड़ों के ऊपर काम कर रही हैं, नए डिज़ाइन भी प्रोड्यूस करते हैं। सो उनसे हम गर्मियों के डिज़ाइन के हवाले से भी बात करेंगे, कपड़ों का कलर कैसा होना चाहिए, फैब्रिक कैसा होना चाहिए, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर मोहतरमा हिना फ़ाहद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं हिना साहिबा, कपड़े गर्मियों में कैसे होने चाहिए? एक सिंपल सवाल अगर कोई आपसे पूछे आप उसको क्या जवाब देंगे? कंफर्टेबल, ब्रीदेबल और उसके लिए सबसे अच्छा फैब्रिक जो पाकिस्तान में लाइक जैसे हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट तो है लॉन। हाँ, जितनी हमारे लाइक कंट्री में गर्मी होती है जैसे उसमें सबसे अच्छी जो है वो लॉन होती है। उसकी वजह क्या है? उसमें क्योंकि सिल्क और वो चीज़ें, उसमें सिल्क का धागा नहीं यूज़ होता तो वो पूरी कॉटन बेस्ड होती है, तो बड़ा सॉफ्ट होता है, ब्रीदेबल होता है। पाकिस्तान में लोग वैसे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लॉन का जो आप जिक्र करें वो तो बिल्कुल ख़वातीन बहुत अरसे से उसको पहन रही हैं और अभी भी पहन रही हैं, लेकिन ऐसे और बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए और बड़े लेकिन अच्छे वो होते जैसे हैं, एक हवादार। हाँ वो है, लेकिन आप जैसे कंफर्ट लेवल है ना आपका किसी फैब्रिक के साथ, जैसे हमारे जैसे जो ही समर सीजन स्टार्ट होता है ना तो लोग जाके अपनी पूरी जो समर स्टॉक निकाल लेते हैं, ख़रीदते हैं कि हमने आगे पूरे 2-3 महीने हमने उनमें गुजारना है। उसमें ज़्यादा उनका फोकस लॉन पे ही होता है। That's very या true. चिकनकारी होता है, लेकिन उसमें भी फिर वो यही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा ना हो कि जिसके अंदर हमें स्लिप पहननी पड़े या कुछ ऐसा था कि हम वो डबल फैब्रिक ना हो जाए। लेकिन सबसे बेस्ट कंफर्टेबल ना लोगों की चॉइस ही होती है कि हम लॉन लें। इवन मैंने पेपर कॉटन और ये चीज़ें भी ट्राई की हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ये है कि आपको स्लिप अंदर से क्योंकि हम लोग हाँ, हमेशा ये तो कोशिश problem करते हैं आ कि जाती सी थ्रू ना हो। अच्छा, लेकिन अब चूंकि ईद भी आनी है गर्मियों में, शादियाँ भी आनी है, चलो शादियों में तो आप कर लेते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इवनिंग फंक्शंस होते हैं, दिन के होते हैं, उसमें क्या इज इट सेफ टू गो विद लॉन एवरी टाइम? अभी जैसे मैंने मेरी कलेक्शन में कुछ मैंने भेजी भी थी पिक्चर्स चल रही हैं, उसमें मैंने पेपर कॉटन है वो भी अच्छा ब्रीदेबल, उसके अंदर अगर आप कॉटन लॉन की स्लिप लगाते हो, उसकी शलवार मैंने फिर सिल्क के साथ यूज़ की, आप देखिएगा उसको, और सिल्क का दुपट्टा, तो वो थोड़ा सा ना आपका फॉर्मल भी आ जाता है और इजी टू वेयर होता है, वो ब्रीदेबल भी है
ठीक। और उसमें ये कि आप कंफर्टेबल रहते हो। अब देखिएगा उसमें आएंगी पिक्चर्स। लोगों की डिमांड Alright. थोड़ा आजकल सा हल्का सा कुछ ऊपर से आप एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि गर्मी में आपका कंफर्ट लेवल होना, क्योंकि आप बहुत जरूरी बेशक है। आप कपड़े पहन लो, Okay. ऊपर से आपके पसीने टपक रहे हो और आप जाके कहीं कोई चीज़ इवेंट इंजॉय नहीं कर सको, तो फिर उसका ठीक। Oh, फायदा these. बलून पैंट्स हाँ जी, बलून पैंट्स वाला। राइट, nice. आजकल बलून Looks पैंट्स भी दोबारा beautiful. ट्रेंड में हाँ बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर फर्शी थी या तो इस साल अब बलून थोड़ा है, ही चलो। उसको चेंज करके हाँ, शेप वही हाँ, दी गई है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों की आजकल डिमांड क्या आ रही है जब आपके मेरी पास जो बलून पैंट्स का इसका तो बहुत Crazy. क्रेजी रिस्पॉन्स आया मुझे, मुझे इवन एक तो बाहर से बहुत ये ज़्यादा समझ है। नहीं आती, जैसे ही ट्रेंड आता है धड़ ना। लोग हाँ। उसकी तरफ क्यों आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे फिजिक के Actually- हिसाब से वो जो है वो Suitable ट्रेंड और नहीं वो होता। हाँ। सूटेबल नहीं होता वो फैशन, लेकिन वो फिर ट्राई करना चाहते हैं, न्यू काट आया, पहले फर्शी का बहुत ज्यादा था, तो अब जैसे ये आया तो उन्होंने कहा यार इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रायल हर कोई करना एंड चाहता आई है। गेस अब तो Right. कट से जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो हम लोग बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हर तरफ लूज फिट जो है वो चल रही हैं चीजें, तो अब Exactly. इजी हो गया हर किसी के लिए उसको लेकिन adopt फिर भी करना। देखो शॉर्ट शर्ट के साथ जो बलून पैंट्स आ रही हैं, इससे पहले फर्शी शलवार के साथ भी शॉर्ट शर्ट्स आ रही थी। अब शॉर्ट शर्ट हर फिजिक के हिसाब हाँ से नहीं होती, मैं खुद इतना कंफर्टेबल नहीं होती। Okay. मैं भी नहीं What about colors? Colors कौन से होने चाहिए? कौन कलर्स से तो adopt करने ऑब्वियसली चाहिए? समर्स है तो सारे लाइट पेस्टल्स होंगे। इस दफ़ा का जो है वो आपका लेमन येलो बहुत हिट गया है, हाँ। हर किसी ने वो जरूर अच्छा, रखा, हालांकि डिफरेंट अब कलर मैं आपको बताऊं, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आती है पर्सनली, अगर मैं बताऊं, ठीक है, दिन के वक्त के लिए बहुत अच्छी शर्ट्स और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की आ जाती हैं। अक्सर इवेंट्स गर्मियों में होते ही रात को हैं, हाँ और रात के लिए आप ब्राइट कलर तो नहीं पहन के जा सकते। हाँ नहीं, लेकिन लोग वाइट्स ऑफ वाइट्स ये बहुत ट्रेंड में है। हाँ, और ये रात बड़ा में भी ऑफ वाइट और वाइट चल अच्छे लगते हैं लाइट अभी कलर्स, क्योंकि समर है ना, फिर ऑब्वियसली फिर आप डार्क कलर पहन के जाओगे तो आप गर्मी भी लगेगी, दूसरे को भी रात के वक्त कौन सी गर्मी लगनी है आपको डार्क कलर से? नहीं होती है ना। किस तरह? नहीं वो तो होती दिन के है, वक्त आपका ब्लैक सूरज में करेगा। ब्लैक रात में भी पहन जहाँ लो पे तो मुझे गैदरिंग गर्मी लगती है। जहाँ पे गैदरिंग होगी, लोग ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हीट होगी। हाँ मतलब ये बात है, क्योंकि रात को भी आप गर्मियों में अगर हाँ, ब्लैक पहन लो तो गर्मी है हाँ, तो डार्क है पहनोगे ही। तो आपको अच्छा, हाँ। खवातीन के लिए तो बहुत सारे आप लोग काम भी कर रहे हैं, चीज़ें निकल भी रही होती हैं। मेल फैशन जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा है पाइपलाइन में, मेरा बेटा है माशाल्लाह, मैं इसको इंशाल्लाह हम लोग का प्लान है कि हमने तो वो नाम शाम भी सोचा हुआ है कि जिसमें लड़कों की कंफर्टेबल ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉर्ड्स हो गए, यू नो लिनन में और ऐसे फैब्रिक्स में, तो है उसकी स्कोप है वैसे काफ़ी। ठीक है। अच्छा, एक और आपने कॉन्सेप्ट नोट किया, पाकिस्तान में पहले एक दो ब्रांड्स ऐसे आए थे जिन्होंने न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल शुरू किया और ज़ारा को बेसिकली कॉपी करके जिन्होंने काम शुरू किया। फिर आगे ऑनवर्ड हम देखते हैं तो बहुत सारे जो हमारे फीमेल ब्रांड्स थे उन्होंने भी अपने वर्जन्स ऑफ जो है ना वो निकाल लिए न्यूट्रल। सो ये क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड फैशन जो है वो इस तरफ जा रहा है, न्यूट्रल कलर्स, बेसिक्स कलर्स, और थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा सा ये चेंज आया है, अभी शिफ्ट है, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट्स और इन चीज़ों से हटके ना वो भी लोग लेते हैं, लेकिन वो उतना, लेकिन अब न्यूट्रल सॉलिड्स इन चीज़ों की तरफ लोग आ रहे हैं, और अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात अच्छा है। मुझे ये बताएं, कलर पैलेट्स की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि हम बात करें कि पाकिस्तान में आजकल कौन से गर्मी के हिसाब से कलर पैलेट से मुराद, मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि मैंने अब ये मरून पहना है तो इसके साथ मैं दुपट्टा, अब इसके साथ जो कंट्रास्ट में ये दुपट्टा आया है, राइट, अब ये स्क्रीन पे थोड़ा सा बिल्कुल ना कंट्रास्ट ऑफ भी लग रहा है, लेकिन जाहिर है इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो इसकी कंट्रास्ट के मुताबिक है। सो बेसिकली कंट्रास्ट में कलर पैलेट्स में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में चले जाते हैं, कुछ उसी जैसे आपकी मरून टोन है इसी को थोड़ा सा लाइट डार्क करके, तो वो चीज़ें अब जैसे वो ज़्यादा आपका लाइक लाइट टोन में जा रहा है दुपट्टा, तो इसी में अगर इसी टोन के साथ थोड़ा सा मतलब ये टोन भी होती, जैसे मरून कोई लाइट थोड़ा सा कर देते और उसी के साथ एम्ब्रॉयडरी, तो बड़ा सटल और वो एक बड़ा ग्रेसफुल उसके लोग आ तो सकते मतलब हैं। अगर हाँ, बहुत एक ज्यादा चीज़- ऑफ जाके आप कंट्रास्ट करो तो वो फिर कंट्रास्ट नहीं अच्छा हाँ लगता वो है। फिर थोड़ा सा Right, क्योंकि यू आर different। डिजाइनर, यू नो यू प्ले विद कलर्स एंड कलर पैलेट्स, राइट। मैंने अभी जो मेरी कलेक्शन आ रही है वो भी मैंने जैसे अब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी हम लोगों ने यही किया कि हमने ना लाइक जो बेस है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो थोड़ा सा आजकल जैसे सॉलिड्स और ये चीज़ें हैं ना, तो जैसे मैंने अब आरी का काम और ये काम मैं करवा रही हूँ, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में नहीं जा रही, क्योंकि वो फिर चीज़ों आपकी आंखों को देखने में बहुत डिफरेंट लगता है, तो उसी से क्लोज टोन्स होंगी तो वो आपको अच्छा लगेगा, सटल लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कलर्स जो हैं वो ये कंट्रास्ट, आप भी कुछ आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है? जैसे मैं हमारी एक डिज़ाइनर से बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं फ्लावर्स की कॉपी करती हूँ, जो उसका कलर होता है बेसिकली वो कलर मैं कपड़ों पे उतारने की, तो आपका क्या है? हमें भी आप जैसे आप देखें आप नेचर में जैसे एक रोज़ है, ठीक है, उसमें एकदम से रोज़ की शेड्स चेंज होंगे, उसके पतली
स्लीव आप देखेंगे ना उसका जो उसका पेटल है उसी में डिफरेंट शेड्स आएंगे। अब ये नहीं है कि उसमें एकदम से कुछ डिफरेंट येलो कलर या वाइट कलर, तो वो चीज़ों को वो ऑब्वियसली आप नेचर से, तो जैसे ग्रीन्स के हैं, अब नेचर में कितने अच्छे शेड्स हैं, अर्दी टोन्स के भी कितने अच्छे हैं, तो उन्हीं में रह के अगर आप अपना फैब्रिक और डिजाइनिंग करते हो तो वो आंखों को भी अच्छा लगता है और वो ओके। गर्मियों में क्लोथिंग से रिलेटेड आपको अगर टिप्स जो है वो शेयर करनी हो, क्या क्या टिप्स होंगी? इट्स अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक, द कलर, द स्टाइल, द आउटफिट, ओवरऑल लुक, किन-किन द चीज़ों का आपको मेकअप। ख्याल रखना चाहिए? जब आप hair. की समर सीजन स्टार्ट होता है तो आप कहते हो कि यार हमारे पूरी आप एक पूरा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हो जो आपने पूरी समर्स में पहना। बिकॉज इट्स अ फास्ट फॉरवर्ड फैशन, हर चीज। आई नो हाँ, लेकिन उसमें ये कि आप वो ज़्यादा आप लाइक कपड़े अपने पास रखो कि जो आप डेली वेयर कर सको, you know? कुछ ले लेते हैं बहुत सिल्क्स वाले और अच्छा, एक एम्ब्रॉयडरी सेकंड, हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की। ओवरडू। कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि हमारे पास कहीं आने जाने के लिए जो है ना वो चीज़ होनी चाहिए, तो ये वाला ले लेते हैं और वो रख देते हैं वार्डरोब में और वो ये पड़ा बहुत- रहता है बहुत वार्डरोब ये में, और मसला है। उनको डेली पहनने के लिए जो है वो प्रॉब्लम फिर भी हो रही होती है कि मुझे मैं आपको पहनने ये को कह रही हूँ कुछ कि नहीं आपका है। फोकस डेली वेयर पे ज़्यादा होना चाहिए, ओकेजनली कम होना चाहिए। इतने ओकेजन समर्स में वैसे भी नहीं होते, बहुत कहीं हार्डली होते, तो आपके मेरे ख्याल से तो 3-4 सूट आपके वो काफ़ी होते हैं जो आपने निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक, अब जैसे मैं इन लॉज में जा रही हूँ किसी इवेंट पे, तो मैंने अपने जब मैके में जाना है तो वो आप सूट कैरी कर सकते हो या क्योंकि दोनों ऑडियंस डिफरेंट एक ही है, जगह पहनना जा सकता है। ऑडियंस डिफरेंट है। अब ये हमारे तो दिन वहाँ में तो भी यही होता है ना, हाँ, यहाँ देख लिया लोगों ने, यहाँ देख लिया, तो वो एक भी Exactly. हाँ, सूट वैसे लेकिन आजकल मैंने daily- देखा कि जिस तरीके से हील्स भी ऐसी आ रही हैं कि आप उनके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तब्दील कर दो, नीचे वाला जो है वो सेम रहे। इसी तरीके से कपड़ों में भी जो है कोई ऐसी मेरे चीज आनी चाहिए कि वो co-host आपके माशाल्लाह एक से कपड़े ना 2-3 तरीकों से यूज वेरी हो सके। वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं मेरे हाँ, को होस्ट, ही नोज एवरीथिंग। हाँ जी, अच्छी बात है, सो अच्छी या बात दैट इज वेरी ट्रू कि आजकल हील्स के ऊपर का पोर्शन ना वो आप कलर भी इनफैक्ट चेंज कर सकते हो किसी और Okay. का ब्रोच लगा के। हाँ, सो यू आर एज अ वेरी फैशन डिजाइनर आप क्या समझती हैं कि ज्वेलरी जो है वो गर्मियों में सपोर्ट करनी चाहिए आपके आउटफिट को, तो कितनी मिनिमल होनी चाहिए और क्या जितनी होना मिनिमल मैंने पहनी ना होने के बराबर बिल्कुल होनी स्टार्च चाहिए, छोटे। Alright. बस उसके लिए है ना जो है आपके कपड़े पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी होगी तो हाँ। आप बहुत ही मिनिमल जो है मतलब jewelry चीजें की एक तरफ- दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर ड्रेस बहुत ओवरडू है तो ऑब्वियसली ज्वेलरी बिल्कुल बिल्कुल ना पहने। हाँ, और अगर ड्रेस बिल्कुल सिंपल है तो आप हल्की फुल्की ज्वेलरी आप कैरी कर सकते हो। डिपेंड करता है, किसी को एलर्जी भी होती है समर्स में, पसीने और ये वो, तो बिल्कुल लाइट हो तो दैट्स बेस्ट। ओके, बट कितनी रोजमर्रा के कॉम्प्लीमेंट करती है वैसे ज्वेलरी एक्सेसरीज जो है आपके हाँ नहीं, वो कपड़ों होनी को? तो चाहिए, होनी होनी चाहिए, चाहिए। लेकिन आप मिनिमल रखो समर्स में बहुत ज्यादा। ठीक है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, रोजमर्रा के फैशन के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के वार्डरोब में बेसिक आइटम्स होने चाहिए? कौन से जैसे- कलर्स हैं स्पेशली जो या होने कलर्स भी चाहिए? कौन से आपके पास होने चाहिए? आई मीन बहुत सारे लोगों को व्हाइट पसंद होता है और वो दे एंड अप अगेन बाइंग अ व्हाइट। मैं लाइक नहीं, विद मी, मुझे तो है मैं थोड़ा सा। ब्लैक हर जगह मैं कहती भी हूँ मैंने नहीं पहन लेना ब्लैक, नहीं आपको भी लेना एक्चुअली जो ब्लैक। कलर अच्छा लगता है, आप जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे डायरेक्ट मेरी नजर ही उधर जाएगी। जैसे मुझे हाँ। वाइट ऑफ वाइट्स पसंद है तो मैं Exactly. उधर ही जाएगी। या लेकिन that's very लेकिन थोड़ा फिर भी ना सा- आपको होने चाहिए आपके जो पास कुछ कलर्स होने चाहिए, necessary necessary, basics। जैसे मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है सारा कुछ, तो वो फिर ये होता है कि थोड़ा सा आप बहुत लाइट में, फिर गंदे कपड़े, फिर सी थ्रू, ये चीजें भी yeah. आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो आप थोड़े से डार्क भी हो जाएं तो मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन और कौन कौन से easy कलर हो। बेसिक्स आपके पास होने चाहिए? ब्राउन्स के हों तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, ब्राउन्स के हों, फिर ब्लूज में हो, आइस ब्लूज या और ये शेड्स ऑफ ब्राउन्स एंड हाँ, ब्लूज। पिंक्स हो जाएं, रेड Pastels. मरून, और ये नहीं, ये तो समर्स के लिए थोड़ा सा, ठीक ऑलराइट। क्योंकि बाहर निकलोगे तो आंखों को चुभोगे आप इतना। या दैट्स वेरी वेल, थैंक यू सो मच शीना साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा Thank लगा you. once again आपसे Thank बात करके। ख़वातीन और हज़रात, लास्ट सेगमेंट हमारा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे 15 जुलाई है, और 15 जुलाई 1926 को दुनिया ने पहली बार ज़ेरे आब ली गई तस्वीर जो है वो देखी थी, यानी रंगीन, colourful, हाँ, कलरफुल तस्वीर। अंडर द वाटर, जब मारूफ जरीदे नेशनल जियोग्राफिक ने उन्हें शाया किया था। और इस दौर में ना जदीद डिजिटल कैमरास थे और ना ही वाटरप्रूफ फोटोग्राफी की सहूलत मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैर मामूली तरीके से साइंस का यूज़ करते हुए और फ़नी कामयाबी जो है वो इसको समझा था। और इन तस्वीर ने पहली बार आम लोगों को समंदर की पुरअसरार दुनिया, रंग बरंग मछलियों और वहाँ पर मौजूद पत्थरों के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से और आबी हयात के कुदरती रंगों से रोशनास करवाया था। इस तारीख़ी अशात ने न सिर्फ फोटोग्राफी में एक नए दौर का आगाज़ किया था, बल्कि समंदरी तहकीक, माहौलियात और आबी हयात के हवाले से भी जो है उसके बारे में भी दुनिया को बड़ी दिलचस्पी उसमें बढ़ाती थी। और यही वजह है कि ये कारनामा फ़ोटो जर्नलिज्म की तारीख में सबसे अहम समझा जाता है।
15 जुलाई 1926 वेरी से राइट। हुआ था। हाँ, पहली बार कलरफुल जो है, जब हमने कलरफुल फ़ोन भी देखा था ना, तो मुझे अभी तक वो दिन याद है जब मैं पहली बार जो नोकिया के फ़ोन आते थे उनमें से जब दोबारा पहली बार कलर फ़ोन आए थे उन्हीं फ़ोन्स में। सो आई रिमेंबर द डे। सो सोचो जब पहली बार फ़ोटो जर्नलिज्म के थ्रू हमें आप भी ज़िंदगी का पता चला, कलरफुल मछलियों का पता चला, सो उसको कोई कैसे भूल सकता है। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।